स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और बाजार देखें तो एक छोटे दायरे में फंसा हुआ है, पूरा फ्लैट है निफ्टी 24,970 लेवल्स पे, पर ओवरऑल ट्रेंड में जो है स्ट्रेंथ ज़रूर देखने मिल रही है। और याद रखिए 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे मेंटेन करके रखें। हालांकि निफ्टी बैंक हरे निशान में है, अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। और जो सपोर्ट आ रहा है लार्जली पीएसयू बैंक से आ रहा है और कुछ चुनिंदा प्राइवेट नेम्स भी हैं जहां पे आपको अपमूव देखने मिला है। तो निफ्टी बैंक अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है निफ्टी के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें ब्रॉडर इंडेक्सेस की और इंडिया विक्स की, तो उसको भी एक बार धीरे धीरे करके लेके आते हैं। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है डिसेंट है, लगभग 1% ऊपर है। और मार्केट ब्रेड अभी भी बुल्स के फेवर में है, यानी कि ब्रॉडर इंडेक्सेस जो है अच्छी जो है मोमेंटम दिखा रहे हैं। और लेकिन बाजार को थोड़ा सा जो है आप कहेंगे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस ज़रूर है, क्योंकि 12 सितंबर को बोर्ड मीट है सेबी की, जहां पे जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। खास करके कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देख रहे हैं आज दिन के निचले स्तर पे है, सारे स्टॉक्स 3% गिर चुके हैं, एंजल वन बीएसई। लेकिन ये सारे डिटेल्स पे अब हम जो है फोकस ज़रूर करने वाले हैं। लेकिन अब चलते हैं सहज के पास। गुड आफ्टरनून सहज। बाजार की बात करें तो देखिए 4-5 दिन से सेशन तो अच्छा है, लेकिन आज थोड़ा सा पॉज आ गया है। और ये पॉज जो है निफ्टी में दिखने मिल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली सेबी के बोर्ड मीट को लेके भी एक क्लैरिटी आई नहीं है कि क्या होने वाला है। बट जिस तरह लास्ट टाइम बात हुआ था कि लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स की जो है उसको जो है कम कर दिया जा सकता है, ये रिपोर्ट्स भी मीडिया के आ रहे हैं, हमारे पास भी एक्सक्लूसिव आने वाली है। लेकिन आप ज़रा बताएं सहज, बाजार थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है और थोड़ा कंसर्न नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक लेकिन अपना चाल चल रहा है। ज़रा बताएं निफ्टी बैंक पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और या ना करें कोई स्ट्रैटेजी अभी के लिए, क्योंकि अभी सडनली ये बाजार में एक ट्रिगर आ गया है सेबी के बोर्ड मीट का। जी, आपको गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आई थिंक ये सीरीज जो रही है हमारी, धीरे धीरे मार्केट धीमी गति से ऊपर ही चढ़ा है। एक हिसाब से वो हेल्दी साइन भी है, और कहीं ना कहीं थोड़े से मूवमेंट के बाद में यदि आपको पॉज मिलता है, वो कंसोलिडेशन भी एक हेल्दी होता है, रिव्यू करने का मौका होता है। मेरे हिसाब से 2-3 डेटा पॉइंट्स हैं क्रिटिकल जो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करते हैं। एक तो आप यदि ऑप्शंस के डेटा को देखें तो 25,000 कॉल और पुट दोनों में ही बहुत ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यदि हम राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बन जाता है कि भाई रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। ऑब्वियसली आपका एक इवेंट है, इनफैक्ट जैसे आपने अभी मेंशन किया 12 तारीख को, प्लस फेड की भी मीटिंग आने वाले हफ्ते में है जो इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगी। आई थिंक मार्केट उसको भी काफी एंटिसिपेट कर रहा है कि वहां पे क्या हो सकता है। तो डेटा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रेंज बाउंड का आउटलुक है। अच्छी बात ये हुई है कि एफआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी इंक्रीज करी है, जहां पे वो मल्टी मंथ के लोवेस्ट पॉइंट पे थे लॉन्ग पोजीशन में। कल के दिन में अच्छी खासी उसमें बढ़त देखने को मिली है हमें। इंडिया विक्स आपका बहुत लो पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भले आपका पॉजिटिव है, पर मोमेंटम की कहीं ना कहीं मार्केट में कमी है। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहता है, और हमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बेसिस फोकस करना चाहिए। लेवल्स जानना बहुत जरूरी है। वीकली स्ट्रक्चर 24,800 जो आपने भी मेंशन किया, जब तक वो नहीं ब्रेक करता है ये वीकली सीरीज में, तब तक हमें लगता है ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। और 25,150 एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस निकलने के बाद मेरा अनुमान यह है कि मार्केट एक बहुत बड़ी और अच्छी चाल चल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन, और यदि 25,150 निकलता है तो एक अच्छे खासे मोमेंटम की उम्मीद हमारा एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। साथ में बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं तो रेंज में है। आई थिंक 54,000 के आसपास आता है, तो 53,500 के सपोर्ट के साथ लॉन्ग करने का ही ध्यान बनेगा, 55,000 55,500 का। बट मोमेंटम की जी कमी है, कुछ पॉकेट्स में है अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट बैंक्स में कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, पीएसयू बैंक्स की भी चाल ठीक है। बट रिस्क लेने लायक जो अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से कुछ चुनिंदा फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक में जरूर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। कल प्राइवेट बैंक पे जो थोड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और कल डिलीवरी डेटा भी मैंने देखा सहज, तो यहाँ पे अच्छी जो है मूव्स देखने मिल रही थी। और फंडामेंटली पीएसयू बैंक्स में भी एनालिस्ट बुलिश है, तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है ज़रूर बैंकिंग स्पेस में देखने मिल रहा है। और अगर आप लॉन्ग करते तो 55,500 का टारगेट प्राइस रखिए, और स्टॉप लॉस जो होगा 53,500 का रहेगा। निफ्टी 25,150 के ऊपर जो है आप चले जाए, उसके बाद जो है इनिशिएट आप लॉन्ग पोजिशंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
अब कहते कहते 2 इवेंट्स भी आ गए, सब कहते हैं कि इस हफ्ते कुछ ज़्यादा इवेंट्स नहीं है, लेकिन देखिए कितना जो है बाजार पे अब इम्पैक्ट आ गया इवेंट्स का, और अभी अर्निंग सीजन भी नहीं चल रहा है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स हो गए हैं, फिर भी बाजार को कुछ चाहिए होता है फॉरवर्ड लुकिंग। और अब देखिए 2 ट्रिगर्स है जो सहज हमें बता रहे थे। सहज पिछले 7-8 सेशन में मैंने देखा भी जो क्लोजिंग हो रही है वो हायर बेसिस पे हो रही है, हायर क्लोज लेवल्स जो है निफ्टी के देखने में मिल रहे, तो ये भी बाजार के लिए अच्छी संकेत है। और बहुत दिनों बाद निफ्टी बैंक के पीसीआर नंबर्स कल थोड़े समय के लिए 1 के ऊपर भी चला गया था। लेकिन चलिए बाजार की जो सेटअप पॉजिटिव अभी है, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा सा ब्रीदर ज़रूर रहता है और इंटरेस्टिंग लेवल्स पर वापस आ जाते हैं, तब आप अपने पोजीशंस को इनिशिएट करिए। चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। आज के बाजार में ताज़ा खरीदारी शेयर्स में ऑयल एंड गैस शेयर्स में जो एक अच्छी तेज़ी आ रही है, बट ये स्पर्ट्स जो होता है ये शायद कभी भी मैनेज नहीं कर पाते। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये रिवर्स हो जाते हैं और कन्विक्शन नहीं आता है। कन्विक्शन आ सकता है श्रीराम फाइनेंस में, स्टॉक लगभग 3% ऊपर है, एनबीएफसी स्पेस पे जो है वापस यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। एक बार श्रीराम फाइनेंस का चार्ट सेट लेते हैं, उसके बाद में एनबीसीसी और बीएचईएल पे आपकी राय लेंगे। एक बार श्रीराम फाइनेंस को देखें, आईओसी को मैं अवॉइड करना चाहूँगा, लेकिन श्रीराम फाइनेंस इस पे देखिए स्टॉक 3% ऊपर है और 620 लेवल्स के ऊपर है। बताएं सहज। जी, इनफैक्ट आपने मेरे मन की बात ही कह दी। मैंने भी इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस को ही शॉर्टलिस्ट करके रखा था। स्टॉक में इसने जो प्रीवियस बॉटम था, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसको क्रॉस करके एक ब्रेकआउट का सेटअप दिया है, तो वो एक काफी रिवर्सल का या शॉर्ट टर्म मोमेंटम कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और ऑब्वियसली करंट मार्केट का भी जो सेटअप है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि श्रीराम फाइनेंस 602 के स्टॉप लॉस के साथ अब 650 के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं जिनमें हमें भले लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है पर उसमें रिस्क डिफाइनेबल नहीं है, इसके लिए मैं ब्रॉडली उनको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहूंगा। तो यहाँ पे रिस्क डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे देखिए एनबीसीसी में भी जो है ज़्यादातर जो है ऑर्डर फ्लोज पे जो इम्पैक्ट आता है, और यहाँ पे देखिए तो ऑयल एंड गैस पे मोमेंटली मूव ज़रूर आ रहे हैं, कहीं पे ब्रोकरेज अपग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली कुछ ज़्यादा बड़ा अप मूव नहीं आया है, वो फैक्टर्ड इन ही है, तो हमें इसे अवॉइड भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और आपको लगता है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आर्बिट्राज थोड़ा बन सकता है, तब पोजीशंस आप ज़रूर लें। लेकिन श्रीराम फाइनेंस हो गया, लेकिन अब चलते शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की तरफ। यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कमाई के मौके बनते हैं कि नहीं। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को ले आते हैं स्क्रीन पे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे भी बीपीसीएल आ गया है, और इंटरेस्टिंगली इंडस स्टार्स का 2 दिन पहले डबल अपग्रेड भी आया था, और देखें तो एक बेनिफिशियरी भी जो है वोडाफोन आइडिया जिस तरह डेट रिड्यूस करता है, इंडस स्टार्स को मिलेगा, एक डिविडेंड प्ले भी है। ये फंडामेंटली पोजिशनली इंडस स्टार्स कैसा लगता है करंट लेवल्स पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट कम्युनिटी बहुत बुलिश है इंडस स्टार्स में, बिकॉज भारतीय एयरटेल चल गया, वोडाफोन आइडिया बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ दर्शकों के लिए। लेकिन इंडस स्टार्स अभी डेज हाई लेवल के पास ही है, 350 के ऊपर, और 7 दिन में 9% ऊपर है, और बने रहें क्या अगर ऑलरेडी पोजिशंस है सहज? जी, आई थिंक इंडस टावर इन सब में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ये हमारे वैल्यू बास्केट में भी क्वालिफाई होता है ये स्टॉक। ये जो पूरा मार्केट का करेक्टिव फेज रहा है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक का भी करेक्टिव फेज रहा है, इसने 310 315 के बीच का एक बहुत ही बेहतरीन बॉटम बनाया है, और अब जाके स्टॉक बिना वो लेवल को ब्रेक किए रिवर्स किया है। तो मेरा ये मानना है ना कि सिर्फ ट्रेडर बल्कि एक्चुअली इन्वेस्टर भी इंडस टावर की और अपना स्टॉक की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं, जहां पे आप 315 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए फ्रॉम वैल्यू प्रोपोजिशन। और ऊपर की तरफ में यदि ये ट्रेड बढ़िया प्ले आउट होता है तो 430 और ऑल टाइम हाई 450 460 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव इंडस टावर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और इनफैक्ट फंडामेंटली हमने भी स्टॉक को अपग्रेड करके ऊंचा ही टारगेट दिया है। तो ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है करंट रिस्क रिवॉर्ड एंड वैल्यू प्रोपोजिशन के पर्सपेक्टिव से। एज एन इन्वेस्टर भी अगर आप शो देख रहे हैं, एफएनओ शो जो हमारा जंक्शन का होता है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं रहता, पोजिशनल कॉल्स भी होते हैं, लंबे अवधि के लिए भी होता है। और यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस एज हाई एज 460 जा सकता है, स्टॉप लॉस 315 का। ये जो है बड़ा अपमूव जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इंडस स्टार्स में देखने मिल रहा है, सहज बता रहे हैं, तो इस पर भी जो है नज़र ज़रूर रखें। इसके अलावा जो है अगर डायरेक्टर साहब एक बार फिर से लेके आते हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे,
और मैं अवॉइड करूँगा BPCL भी। लेकिन देखिए NHPC ये 3.5% ऊपर है, लेकिन ये बहुत स्पर्ट्स पे आता है। NHPC हाल ही में 250 मेगावाट इंडिया का रिन्यूएबल कैपेसिटी टच किया, यानी कि दैट इज़ 50%। जो 2030 का आप कहेंगे जो टारगेट है वो है 500 गीगावाट। आज NHPC भी ऊपर है 3.5% ऑलमोस्ट। और दूसरा वाला चार्ट भी दिखाइए जो आपके स्टील का लिखे है, नाल्को होगा शायद चौथा स्टॉक। डायरेक्टर साहब NHPC और नाल्को दोनों को एक बार लेके आएँ। मेटल स्पेस में ऑफ कोर्स डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में देखें तो आप कह सकते हैं मेटल्स में बाइंग आ रही है, और जिस तरह प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मतलब स्टेबल रह सकते हैं, माफ़ करिएगा, भारत में, तो उसके कारण भी एक बेनिफिट आ रहा है। नाल्को और NHPC दोनों में चूज़ करना पड़े तो कौन से स्टॉक लेंगे? देखिए नाल्को एक महीने में 16% चल चुकी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड आएगा, लेकिन NHPC सेफ बेट है पर ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। तो क्या आप चूज़ करेंगे? 2 स्कूल ऑफ थॉट से एक चूज़ करना होगा, बताएं। जी इनफैक्ट मैं कंडीशनल बाय दूंगा नाल्को पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ NHPC इज एक्चुअली नॉट अ ट्रेडर्स डिलाइट। उसमें आपने बहुत सही टर्म यूज किया, स्पॉट्स में मूवमेंट आते हैं फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तो उसमें आपका ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड होती है और ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो वो मेरे ध्यान में क्वालिफाई नहीं कर रहा है। नाल्को को मैं जरूर कंडीशनल बाय दूंगा। स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, मल्टी टाइम फ्रेम का एक उसने जो 200 का एक रेजिस्टेंस था उसको उसने कुछ दिन पहले क्रॉस किया है, बट इसमें मैं थोड़ा पुल बैक का वेट जरूर करूंगा। अभी ये स्टॉक 215 के आसपास चल रहा है, यदि ये 207 208 के आसपास मिलता है तो आई थिंक रिस्क बेहतरीन डिफाइनेबल होगा। नजर रखिए इस पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसमें एक्टिव ट्रेड में एडवाइस नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल एक्टिव ट्रेड ना करें, एलिवेटेड लेवल्स पे है, थोड़ी करेक्शन आती है 200 208 पे, तब आप जो है ज़रूर देख सकते हैं। और ये याद रखिए चाइना का मैक्रो डेटा भी जो है, जिस तरह स्टील प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं, भारत में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी जो है लगता है 1-2 हफ्ते में आ सकती है, ये दिल्ली से सुनने में मुझे आ रहा है। अगर होता है तो ऑफकोर्स देखेंगे कि स्टील स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। लेकिन चलिए अब जो है हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाली शेयर्स और सहज के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब लेके आने वाले हैं हम। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और देखिए बाजार जो है बहुत छोटे रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी हरे निशान में भी आ गए, लेकिन 25,000 के जस्ट नीचे के लेवल्स पे है, तो ज़्यादा कुछ जो है मूव्स नहीं देखने मिल रहा। बैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है जो हम बात कर रहे थे, लेकिन ये बाज़ार में कमाई के मौके दोनों साइड बन रहे हैं। 25,000 के कॉल पुट दोनों साइड्स में जो आपको एक्शन देखने मिल रहा है, और इवेंट्स जो है कम हो गए हैं। ऑफकोर्स कल अहम सेबी की बोर्ड मीट भी होने वाली है, 17 तारीख को फेड के FMC मीटिंग आएंगे। ये सारे डेट्स पे नज़र रखिए एज अ ट्रेडर, अगर आप इसमें पोजीशंस ले रहे हैं। एक बार सहज के पोजीशंस को अभी तक जो बताए हैं वो उनको रिवाइज़ करा देते। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं सहज से पूछने वाला हूँ, क्योंकि बहुत नए नए जो युवा लोग हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम अगर ट्रेडिंग की करियर स्टार्ट करें तो क्या क्या जो है इक्विपमेंट या रिसोर्सेज लगे। लेकिन एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी की राय है, ये 650 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस अराउंड 600 का है। निफ्टी बैंक पे भी बात करें तो अराउंड 55,500 तक के टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस 53,500 का रहेगा। इंडस स्टार्स यहाँ पे भी खरीदारी की राय आई है, बड़ा अगर एज एन इन्वेस्टर भी आप ज़रूर सोचें, टारगेट 460, स्टॉप लॉस 315। और नाल्को यहाँ पे जो है हालांकि नो ट्रेड है, बट 208 लेवल्स के बाद ये अट्रैक्टिव ज़रूर लगेगा। लेकिन सवाल जो है आपसे पूछना चाहता हूँ सहज, बहुत सारे यंगस्टर्स जो बहुत सारे स्कूल से निकले हैं और कोई फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि एज अ ट्रेडर अगर मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है तो व्हाट शुड आई रीड, व्हाट शुड आई लर्न। ऑफ कोर्स ET नाउ स्वदेश के एफएनओ जंक्शन तो आप ज़रूर देखिए, सहज को भी फॉलो करें, लेकिन इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज है, कोई बुक्स है, कैसे स्टडी करके जो है एटलीस्ट पेपर जो ग्राउंड वर्क होता है उसको एक नोविस ट्रेडर करे, ये ज़रा बताएं। जी ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत सरल है, पर इसका जवाब मेरे ख्याल से काफी डीप होना चाहिए, और मैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये अक्सर मैं अपने प्रेजेंटेशंस में बोलता हूँ। आपको 3 चीज पे ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन, रिसर्च और रिस्क। रिफ्लेक्शन होता है कि आपको ये जानना है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप ट्रेडर बेहतर हैं, इन्वेस्टर बेहतर है, आप में पेशेंस कितना है, एग्रेशन कितना है, उसके बेसिस पर आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कीजिए।
आपने एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको रिसर्च करना है। आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, बट आपका जो होमवर्क है वो आपको कहीं ना कहीं पहले करना चाहिए, जिसके लिए आज की तारीख में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और तीसरा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अक्सर मैं ये बोलता हूं कि फायर फाइटिंग पहले कर लीजिए, जितनी सोच लगानी है ट्रेड में लेने इन्वेस्टमेंट के पहले कर लीजिए। अगर उसके बाद में मत सोचिए, बाद में आपके सिर्फ एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत बेहतरीन होने चाहिए। तो मैं रिसोर्सेज तो ये बोलूंगा कि आज की तारीख में आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी रिसोर्स पढ़ेंगे वो आपका नॉलेज ही ऐड करेगा, बट कहीं ना कहीं जो इंटरनल्स हैं आपके वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी आपके थॉट प्रोसेस के साथ सिंक में होनी चाहिए, और रिस्क में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज रिस्क को ब्रेक करना एक आदत बन जाती है और वो एक बार महंगी पड़ती है, जिसमें फिर आप मार्केट को दोष लेने लगते हैं। तो ये मेरा एक बहुत मेरा एक्सपीरियंस मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। बाकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग भी काफी इनिशिएटिव्स करते हैं हमारे चैनल्स पे, और आपके भी चैनल पे इतने सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। आई थिंक इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बट उसको कैसे अब्सॉर्ब करना है उस चीज पे आपको बहुत ही उम्दा तरीके से ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सहज ने कही है। लेकिन चलिए अब ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट में आ रहा है HDFC लाइफ, टोरेंट फार्मा, HUL, FMCG। ऑफ कोर्स देखें तो यहाँ पे जो एक फ्लेवर था शुरुआती स्तर पे, अगर जुलाई की बात करें उसके बाद सेलिंग आने लगी है, और टोरेंट फार्मा और HDFC लाइफ कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में ऑफ कोर्स नंबर्स म्यूटेड आए थे बिकॉज GST की कन्फ्यूजन थी, तो वो ऑल ऑफ अ सडन आगे जो है चल के एक अप मूव पक्का आएगा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में, बिकॉज ये जो है एक डिले किया गया था। तो फंडामेंटली तो उसमें कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे मुझे। HUL पे एक बार आप व्यू देखना चाहेंगे, पर शॉर्ट्स बन रहे हैं कुछ काउंटर्स में, लग रहा है आपको? नहीं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ऑब्वियसली इसने स्टॉक ने रैली दी है, बट क्योंकि ये GST का जो न्यूज फ्लो भी आया है वो काफी इंपैक्टिंग न्यूज फ्लो है, हालांकि काफी कुछ डिस्काउंट भी हो चुका है, बट वहां पे मैं एक ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। मेरा ध्यान एक्चुअली आकर्षित हुआ आपका टोरेंट फार्मा की तरफ। अगेन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर ये स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है, और पिछले कुछ समय से ये 3700 के टारगेट के ऊपर नहीं जा पा रहा है ये। दो ये भी एक स्लो मूविंग स्टॉक है, बट प्योर डिसिप्लिन ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मेरा ध्यान इसमें है कि 3700 का स्टॉप लॉस रखे, 3400 के टारगेट के लिए नीचे के तरफ में आप ध्यान दे सकते हैं। तो टोरेंट फार्मा की तरफ एक सेटअप बन रहा है, बाकी स्टॉक्स में इतना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मेच्योर नहीं हुआ है। एक शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, टारगेट प्राइस 3400 का, स्टॉप लॉस 3700 का। सहज आपके कॉल्स क्या रहने वाले हैं आज? जी, तो मेरे दो स्टॉक्स हैं फिलहाल के लिए, जहां पे एक तो मजगांव डॉक है जिसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ में। स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। 2650 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना है आपको, और ऊपर की तरफ में 2900 तक का टारगेट है। इसका टेक्निकल सेटअप जैसे मैंने बताया, दोबारा दोहरा देता हूँ, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट हमें नजर आ रहा है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी है अगेन एनर्जी स्पेस में, गेल इंटरेस्टिंग लग रहा है 170 के स्टॉप लॉस के साथ 188 के टारगेट के लिए। इसमें हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जो अगेन एक हाई प्रोबेबिलिटी टेक्निकल सेटअप होता है, और रिस्क डिफाइन करके चल रहे हैं हम 170 के लेवल पे। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी गेल की रहेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है एक खरीदारी की राय गेल के फ्यूचर्स के भी देखे, टारगेट 188, स्टॉप लॉस 170 का। आज नोमुरो का अपग्रेड भी आया था, तो फाइनल बेनिफिट्स भी जो है इनको मिल सकते हैं। और मजगांव डॉक, इनकी बात सबमरीन, जर्मन सबमरीन्स की जो न्यूज़ फ्लोज है, अब वापस नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। मैनेजमेंट ने भी कह दिया टारगेट प्राइस रखिए 2900, स्टॉप लॉस 2650 का। एक ही शॉर्ट की कॉल आ रहे हैं, वो है टोरेंट फार्मा, टारगेट प्राइस 3400, स्टॉप लॉस 3700 का। और इंडस टावर्स और श्रीराम फाइनेंस, एक बार फिर बता देते दर्शकों को, यहाँ पे खरीदारी की राय आई है। श्रीराम फाइनेंस 650, 609, और इंडस टावर्स 460, 315। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो सबसे पहला टारगेट प्राइस होता है, फिर दूसरा स्टॉप लॉस होता है, और ये सब खरीदारी की राय आए हैं। निफ्टी की बात करें तो 55,000, 55,500, स्टॉप लॉस 53,500 का। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है लॉन्ग कॉल्स आए हैं, शॉर्ट कॉल्स जो है लिमिटेड है टोरेंट फार्मा को लेके। डायरेक्टर साहब, एक बार जाते जाते एक बार दिखा देते कौन से शेयर्स में जो है सौदा कट भी रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग इस लिस्ट में,
कन्विक्शन ज़्यादा नहीं है, बट दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स क्या है। JSW स्टील है और दूसरा है टाटा एलेक्सी। आप यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है शॉर्ट्स में, आपके अलावा कुछ है क्या? एक शॉर्ट तो आपने बता दिया टोरेंट फार्मा का, और कुछ अगर दर्शकों को देना हो शॉर्ट में तो कोई शॉर्ट कॉल्स होगा? नहीं जी, फिलहाल के लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज हमने डिस्कस करी इन्हीं पे ध्यान बैठ रहा है फिलहाल के लिए। ये अपॉर्चुनिटीज पे जो है फोकस ज़रूर रखें। लेकिन 3 अहम बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सहज ने आज हमें बताई हैं। 3 R's हैं, तो इस पे जो है नज़र रखेंगे। और ये 3 R's जो है तीनों ही सहज बताएंगे, हमें पता है, लेकिन सहज से सुनने से ज़्यादा जो हमारे ऑडियंस इस पे अमल करेंगे, खास करके जो जेनजी हैं, वो जो सुन रहे हैं हमें, जो नए नए लोग रोज़ लिखते हैं, ज़रा बता दिए वो 3 R क्या है सहज? जी, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, खुद के अंदर देख के आइडेंटिफाई कीजिए आप किस टाइप के ट्रेडर है, प्रॉपर रिसर्च कीजिए और बाद में सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट पे काम देना है। तो रिफ्लेक्शन, रिसर्च एंड रिस्क। जी बिल्कुल, 3 R's फॉलो करें ट्रेडिंग में। और ET नाउ स्वदेश के FNO जंक्शन को देखते रहें और सहज जी के भी कॉल्स को जो है फॉलो करें इनके ट्विटर पे, और ओवरऑल जो है हमारे शो पे जो आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सहज, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत इन्फॉर्मेशनल सेशन था। और यहाँ पे भी आपने कमाई के मौके दोनों साइड्स दिए और इंडेक्स स्ट्रैटेजी पे भी रणनीति बताई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। FNO जंक्शन में आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखिए 12:30 बजे एक अहम शो है मिड कैप एक्शन का, जहाँ पे मिड कैप स्पेस में कहाँ पे कमाई के मौके बन रहे हैं, कौन स्टॉक्स जा रहे ऊपर, कौन नीचे, और कौन अहम टेक्निकल पिक्स है, ये सब हम लेके आएंगे।